हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु एजुकेशन। सो मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप। सो आई नो कि आपके 10th के एग्जाम हो गए हैं एंड आप क्लास 11th में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पीसीएम या फिर पीसीबी लेने की सोची है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखो, हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके इस टेस्ट में बढ़िया नंबर आते हैं, बढ़िया इन द सेंस कि देखो ऑलरेडी अभी अभी आपने सारी चीज़ें पढ़ी, अभी अभी अपने साइंस का पेपर दिया है, सो मेरे हिसाब से इस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप ये मुझे बताएंगे, ठीक है। 11th में जाने से पहले आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके चलो, तो ये है हमारा YouTube का स्कैनर, ठीक है। इसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप ये जो लेक्चर है वो YouTube पे ही देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको ज़रूर स्कैन करिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप हमको गूगल रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अभी तक अगर आप ग्रुप में नहीं अटैच है हमारे साथ, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी, कब क्लास होती है, कब क्लास नहीं होंगी, क्या टाइम टेबल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। प्लस कोई डाउट है, ठीक है, आप देखो अब आपका क्या है, क्लास 11th में जंप करने का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको करियर गाइडेंस से कुछ भी सवाल पूछना है तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ओके सो ये जो टेस्ट है बेसिकली ज़ेनिथ गुरु कराता है नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट, और हर ईयर होता है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप 2.0 है जिसमें टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये हमारा फुल सिलेबस टेस्ट है, यानी कि इसमें आपका केमिस्ट्री भी रहेगा, बायो भी रहेगा और फिजिक्स भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इस टेस्ट के लिए आपको मिलते हैं टोटल 30 नंबर, और अगर जो इस टेस्ट में आपके 20 on 20 आते हैं दैट मीन्स यू आर जीनियस। 18 या फिर 18 अबव आता है तो एक्सीलेंट कैटेगरी में आएंगे। 15 या फिर 15 अबव के लिए हम परफेक्ट टैग यूज करते हैं। 12 एवरेज एंड बिलो 12 में नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट वापस से रिपीट कराया जाता है, ठीक है। तो आपका इनमें से कौन सा टैग लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको पेपर 2 भी मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा, चलिए तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बायो का आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे हमारा बायो का आ गया है। क्या है क्वेश्चन बेटा? द पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है, इमीडिएटली अबव द मेडुला, ठीक है। मेडुला के जस्ट अबव कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट होता है? दैट इज सेरिब्रम, पोन्स, नहीं सेरिबेलम, पोन्स, सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट होता है अबव मेडुला? दैट इज पोन्स, ठीक है, दैट इज पोन्स। समझ में आ गया? हिंड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट की जाती है? मेडुला कंसिस्ट किया जाता है, पोन्स कंसिस्ट होता है एंड सेरिबेलियम कंसिस्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अबव द हिंड ब्रेन इज पोन्स। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स आर, सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा है? ये तो देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी है। मेलिएबल का मतलब होता है कि जिससे हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। सो द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स आर आयरन एंड गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड या फिर गोल्ड एंड कॉपर। कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा मेलिएबल? अगर कोई मेटल होता है दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। कहाँ दिख रहा है हमको? यस, ऑप्शन बी में दिख रहा है, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन थर्ड है बेटा यहाँ पे हमारा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक टेक्स प्लेस बाय द एंजाइम्स, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, कौन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है? यस, कौन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, सलाइवरी अमाइलेज एंड पेप्सिन। यस, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक कौन करता है? यस, कौन करता है? अगर हम यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज के बारे में बात करें तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, ट्रिप्सिन के बारे में बात करें तो ये किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? ये
प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइपेज की अगर हम बात करें तो ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एंड अगर हम पेप्सिन की बात करें तो ये किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है बेटा? पेप्सिन। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा? एनी आइडिया? यस, ये हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारे स्टमक में। एक देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे स्टमक वाला क्वेश्चन पूछा था, सो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पेप्सिन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज पेप्सिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। Question number 4 is the electronic configuration of the elements are x y z का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखा है। x है यहाँ पे हमारा 2,8, y है यहाँ पे हमारा 2,8,2 और z है यहाँ पे हमारा 2,8। अच्छा यहाँ पे 7 है। अब देखो लास्ट शेल में ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मतलब ये नॉन मेटल होगा। इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब ये मेटल की कैटेगरी में है। एंड इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, तो ये हमारा नोबल गैस हो जाएगा या फिर इनर्ट गैस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस जिसको हम बोलते हैं। सो y एंड z आर मेटल, नहीं दोनों के दोनों मेटल नहीं है। y एंड x आर नॉन मेटल, नहीं दोनों के दोनों नॉन मेटल भी नहीं है। X is non-metal and Y is metal. X is non-metal and Y is metal. Yes, X is non-metal and Y is metal. Question number 4 का ऑप्शन C हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। Okay. Now, next question is question number 5. So, question 5 है हमारा Which of the following is an endothermic reaction? कौन सा इसमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ना कि रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा होगा जो हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा डूइंग द रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ कैंडल हीट रिलीज होगा। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने के लिए हम हीट देते हैं। यस, खाना बनाने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स कुकिंग ऑफ फूड यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? हाँ जी, कुकिंग ऑफ फूड यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 है, देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी आपने देखे होंगे, राइट? So electrolysis of water is a decomposition reaction. The mass ratio MH and MO यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड एट, कहाँ पे लिबरेट किया जा रहा है? लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो किसके बेसिस पे हमको यहाँ पे आंसर बताना है? मास के बेसिस पे आंसर बताएंगे बेटा, कि हम यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे आंसर बताएंगे? किसके बेसिस पे आंसर बताएंगे? तो यहाँ पे हमको मास रेशियो हमसे पूछ रहे हैं। कौन सा रेशियो पूछ रहे हैं बेटा? मास रेशियो हमसे पूछ रहे हैं। सो वाटर का मास रेशियो कितना होता है? वाटर का मास रेशियो कितना होता है बेटा? दैट इज 1:8। ठीक है, कितना हो जाएगा? दैट इज 1:8। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो Question 7th is which of the following adaptation in herbivorous help in digestion of cellulose? ठीक है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है। देखो जितने भी हर्बीवोरस होते हैं दे ईट प्लांट। ठीक है, वो प्लांट को ईट करते हैं एंड उसमें सेल्यूलोज भर भर के प्रेजेंट होता है एंड विच इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, उनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं हो पाता। ठीक है, तो उनका डाइजेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉलर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होना चाहिए? लॉन्गर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? लॉन्गर होना चाहिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड अभी हम यहाँ पे ऑप्शन भी ले लेते हैं एंड ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो गया. चलो क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following is not a role of decomposers in ecosystem? यहाँ पे decomposers का रोल नहीं है. ठीक है, कौन सा रोल नहीं है decomposers का, ये हमको बताना है. ठीक है, चलो. सो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल करता है, एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, वेस्ट डिकम्पोज करता है, ब्रेकडाउन ऑफ डेड रिमेन्स करता है. लेकिन ऑक्सीजन का एनरिचमेंट बढ़ाना, that is not a role of decomposers. So question number 8 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, now next question is question number 9th. So question 9th है, which of the following option indicates the product formed after breakdown of the glucose in our muscle cells when there is a lack of oxygen? ठीक है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, उस टाइम पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होता है. सो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ठीक है, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. सो अगेन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th है, which of the following human activity has resulted in increase of the non biodegradable substances? ठीक है, तो किस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो इंक्रीज हो गया है. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, जो डिग्रेड नहीं होते, जो हमारे जमीन पे बहुत लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं एंड दे पल्यूट आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, और वो हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं. क्लियर? नाउ क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंक्रीज इन ट्री प्लांटेशन, यूज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल एंड कंपोस्ट ऑफ किचन वेस्ट. तो ये तो अच्छी बात है. ठीक है, डी वाला ऑप्शन. इंक्रीजिंग ट्री प्लांटेशन करना भी बहुत अच्छी बात है एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो इंक्रीज नहीं होते हैं. लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें प्लास्टिक इन्वॉल्व है, ठीक है, यूज अ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटीरियल, हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. आप चीनी का पैकेट लेने जाओ, ठीक है, तो चीनी किस में रैप करके मिलती है, पैकेट वाले, तो वो प्लास्टिक की पैकेट है. आप कुरकुरे लेने जाओ, बिस्किट लेने जाओ, तो उन सब की जो रैपिंग होती है, ठीक है, वो प्लास्टिक की होती है एंड प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बहुत लंबे टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में रहती है एंड वो हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करने का काम करती है. ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th. ठीक है, सो क्वेश्चन 11th इज इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. एक्वस सोल्यूशन का यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है. In the reaction of aqueous solution of barium chloride with aqueous solution of sodium sulfate, the aqueous solution formed will be, yes, कौन सा aqueous solution यहाँ पे बनेगा, ये बता दो, कौन सा aqueous solution बनेगा बेटा. तो BaCl2 plus Na2SO4 give BaSO4 plus NaCl. ठीक है, BaSO4 प्लस NaCl, ये तो पीपीटी बना देगा एंड ये हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है. NaCl हमारा यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन होता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11th ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th. सो क्वेश्चन नंबर 12th इज which of the following substances when dissolved in
इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। सब में अगर जो हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो भी सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा ये आपको बताना है। पीएच सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है, मतलब वो थोड़ा सा तो बेसिक की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम पानी डालते हैं तो मान लो अभी इसका पीएच 2 था, पानी डालने के बाद 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक एसिड है, इसका पीएच भी लगभग मान के चलो कि 8 नहीं सॉरी नॉट 8 6, ठीक है। पानी डाला तो हम इसके पीएच को मान लो 7-8 तक पहुंचा सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 10, पानी डालेंगे तो लगभग ये भी हमारा 9 तक पहुंच जाएगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14, अगर हमने इसमें पानी डाला तो मान लो ये 12 तक ही जा सकता है, 12 हो गया, 11 हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी पीएच किसका ज्यादा होगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज ओके, receptors are usually located in sense organ, gustatory receptors are present in, yes, gustatory receptor कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बता दो। गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, तो टेस्ट यानी कि टंग, ठीक है। और ऑल फैक्ट्री के बारे में बात करें तो वो स्मेल यानी कि नोज, फोटो रिसेप्टर की बात करें तो वो आई यानी कि लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे गस्टेटरी बोला है यानी कि टंग, टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो फाइनली फिजिक्स आया है यहाँ पे, फिजिक्स का क्वेश्चन। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है, यस, कॉन्वेक्स मिरर जो है बेटा वो कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, डिमिनिश बनाता है, एंड बिहाइंड द मिरर इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा, बिहाइंड द मिरर इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमारे व्हीकल्स में यूज किया जाता है एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नो, मिरर के पीछे इमेज बनता है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। Twice the distance of the object in front of the mirror, no. Half of the distance of the object in front of the mirror, again no. Behind the mirror and its positive varies according to the object distance, yes, its position not positive, its position vary कि object हमने कहाँ पे रखा है। But convex में हमेशा behind the mirror ही image बनेगा, ठीक है, हमेशा behind the mirror ही image का formation होगा। Now question number 15 is क्वेश्चन नंबर 15 है, when light enter the atmosphere, है ना, when light enter the atmosphere it strike on extremely fine particles which deflect the ray of light in all possible direction, this is due to, ठीक है, तो किसकी वजह, ओके, इसका एक और पॉइंट हमारा रह रहा है, ठीक है, यस, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये रह गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि व्हेन अ लाइट एंटर द एटमॉस्फेयर, जब हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करे तो वो स्ट्राइक करे बहुत फाइन पार्टिकल्स को एंड उसकी जो रेज है वो डिफ्लेक्ट हो रही है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। क्या रीजन हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या हो सकता है। जब लाइट आ रही है, ठीक है, और वो क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, लिख रहा है फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट द रेज, यस, रेज को क्या करे, डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो व्हेन सनलाइट एंटर द एटमॉस्फेयर, ठीक है, सो टाइनी पार्टिकल स्कैटर्ड द लाइट, और ये ऐसा क्यों होता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को बेटा हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का वन एंड ओनली ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो क्वेश्चन 16 इज
Which of the following pattern correctly describe the magnetic field around a long straight wire carrying current? ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, तो कौन सा पैटर्न यहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब होगा? देखो, जब भी कहीं पे करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने साथ जनरेट करता है, राइट? सो व्हेन करंट फ्लो इन अ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सर्कुलर लूप में खुद को अलाइन कर लेगी, ठीक है, अराउंड दी वायर. So straight line perpendicular to the wire, straight line parallel to the wire, radial line originated from the wire, या फिर concentric circle centered around the wire. तो यहाँ पे क्या होता है? Yes, यहाँ पे क्या होता है? एक लूप इस तरीके से बन जाता है, जिस तरीके से आपने मैग्नेट में देखा होगा, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से एक लूप बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाता है, ठीक? सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. सो क्वेश्चन 17 है MnO2 प्लस XHCl प्लस MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2, लिख दें इसको हम. सो MnO2 प्लस HCl give MnCl2 plus H2O plus Cl2. हमें ऑर्डर टू बैलेंस द अबव केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी, ठीक है? इस रिएक्शन को सिंपली हमको बैलेंस करके एक्स वाई जी की वैल्यू बता देनी है, ठीक है? एक्स वाई जी की यहाँ पे हमको वैल्यू बता देनी है. तो 2 है, यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूं, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 4 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, और किसको? x को, तो x की जगह भी हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 ही आएगा. 2 प्लस 4, ठीक है, 4 2 2 आ रहा है. यहाँ पे हमको क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? नहीं, क्लोरीन ऑलरेडी हमारे पास 4 है, ठीक है. 4 2 1 आ रहा है, 4 2 1 आ रहा है, ठीक है. सो 4 2 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं अब हम. सो क्वेश्चन नंबर 18 इज द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. तो कौन से मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम देयर, ठीक है, कौन से मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन से. तो कौन सा मेटल हो जाएगा? यस, हाईली रिएक्टिव, राइट? गोल्ड एंड सिल्वर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर एंड सोडियम एंड आयरन. क्या हो जाएगा? दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल. जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, दे ऑल आर दी वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल. सो दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन 19 इज, क्वेश्चन 19 है द परसेंटेज ऑफ द सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट. तो कितने परसेंट यहाँ पे कन्वर्ट होता है? यस, नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड. कितने परसेंट अगर आपको पता है कि कन्वर्ट होता है तो नॉट कन्वर्टेड भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? सो प्लांट कन्वर्ट ओनली अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. सिर्फ 1% करता है. तो कितने परसेंट नहीं करता है? कितने परसेंट नहीं करेगा? 99% इज नॉट कन्वर्टेड. 99% इज नॉट कन्वर्टेड. पेपर में इसका आंसर 1 मत लिख कर आ जाना, ठीक है? नॉट पूछा था हमसे यहाँ पे, ठीक है? चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20. सो क्वेश्चन 20 है यहाँ पे, क्या है फटाफट से देखो इसको. यस, क्वेश्चन नंबर 20 है टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी, यहाँ पे ठीक है, tooth enamel is made up of the calcium hydroxypeptide, a crystalline form of calcium phosphate. This chemical start corroding in the mouth when the pH is, ठीक है. तो जैसे ही हमारे मुंह का pH एसिडिक होना शुरू हो जाता है, ये जो है
हमारे जो एनामल है वो धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट पीएच कौन सा दे रखा है, दैट इज 5। तो अगर 5 से कम पीएच जाता है तो हमारा एनामल जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ओके, सो इसी के साथ 20 के 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कंप्लीट, एंड बहुत जल्द आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। इस ईयर में हम 2 ही टेस्ट पेपर रख रहे हैं, सो आपको इसका बहुत जल्द पार्ट 2 मिल जाएगा, एंड आप मुझे ये बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो, बहुत सुंदर सा आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं विद योर नेम, ताकि हम आपके कमेंट को हाईलाइट भी कर सकें, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो, राइट। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।